करेंगे। आपको मैं उसी की बात करता हूँ। सपोज मैं आपको कोई भी एक फर्म की बैलेंस शीट देता हूँ, मैं आपको एक फर्म की बैलेंस शीट देता हूँ और उस बैलेंस शीट के अंदर कोई भी किसी एक तरह की कोई देनदारियां नहीं लिखी हुई हैं, बैलेंस शीट में नहीं लिखी हुई है, तो उसको अपन क्या नाम देते हैं? मैंने उसके लिए एक नाम बताया था आपको, उसको क्या कहते हैं? ऐसी ऐसी देनदारियां जो आप फर्म को देना है पैसा लेकिन बैलेंस शीट में नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग। उसको मैंने आपको बताया था अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ऐसी लायबिलिटी, ऐसा दायित्व जो जिनका लेखा नहीं किया, जिसका अभी तक अभिलेखन अलिखित देनदारी, अलिखित देनदारियां, अलिखित देनदारियां हैं, अलिखित अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हैं। इज दैट ओके? इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये बात समझ आई कि उसको कहते क्या? अभी हम आगे देखते हैं उसको कैसे लिखेंगे। तो अगर वो ऐसी देनदारियां हैं जो हमारी बुक्स में नहीं है, जिसकी एंट्री नहीं हो रखी है, उसको हम क्या बोलते हैं? अलिखित देनदारियां। ये बात क्लियर है? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अगर हम अब दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर हम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को बुक्स में लिखते हैं, उसकी एंट्री करेंगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की, तो फर्म की जो टोटल लायबिलिटीज हैं, फर्म की जो कुल दायित्व है, वो बढ़ जाएंगे कि कम हो जाएंगे, या कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? बढ़ जाएंगे। इंक्रीज हो जाएंगे। तो जो अलिखित देनदारियां हैं वो ऐसी देनदारियां हैं जिसका हमने अभी तक लेखा नहीं किया है। अगर हम उसका लेखा करेंगे तो फर्म की देनदारियां बढ़ जाएंगी। ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। यस सर। तो ये हमारे लिए लॉस है कि प्रॉफिट है, हानि है कि लाभ है? लॉस लॉस है। ये पुनः रिवैल्यूएशन खाते में किधर लिखा जाएगा? नाम पर? डेबिट साइड। अच्छा, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के जमा नाम पक्ष में डेबिट साइड में लिख देंगे, तो जो नई बैलेंस शीट बनाएंगे उस पर भी कोई फर्क पड़ेगा उसका? यस सर। सर न्यू बैलेंस शीट में, हाँ, न्यू बैलेंस शीट में सर जितने से लायबिलिटीज बढ़ेगी उतने को लिख। यस सर, वही लिखेंगे लायबिलिटी साइड। हमने अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी, जब हमने उसको रिवैल्यूएशन में लिख दिया। अलिखित देनदारियां थी, जब हमने रिवैल्यूएशन में लिख दिया तो वो लिखित देनदारियां हो गई। जब वो लिखित देनदारियां हो गई तो नई बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो उसके अंदर उन देनदारियों को हम दिखाएंगे, उन देनदारियों को हम उसके अंदर दिखाएंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस ये पॉइंट अब क्लियर हो गया कि नहीं हो गया इतना वाला? यस सर, हो गया। हाँ बोलो सर। अलग से उसको रिकॉर्ड करेंगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कर। अलग से देखिए, दो चीजें हो सकती है उसको। बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन एक ये है कि क्या उसको अलग से दिखाएंगे बैलेंस शीट के अंदर, कि कोई बैलेंस शीट में देनदारी उसके अंदर लिख देंगे? अब वो डिपेंड करता है वो देनदारी किस टाइप की। अगर वो कहते हैं कि कुछ लेनदार हैं जो नहीं लिखे गए हैं और बैलेंस शीट में कुछ लेनदार पहले से हैं, तो उसी में जोड़ देंगे। मान लीजिए पुरानी बैलेंस शीट में लेनदार 30,000 के दे रखे और नीचे लिखा हुआ है कि 2,000 के लेनदार अभी उनका हमने अलिखित है, तो वो है तो लेनदारी ना, तो लेनदार पहले से है हमारे पास 30,000 के, उसी में जोड़ देंगे। सर जैसे न्यू पार्टनर्स मतलब कैश लाता है तो अपन अलग से बैलेंस शीट में कैश कर देते हैं? नहीं, कैश लाता है, अगर बैलेंस शीट में कैश दे रखा है तो आप उसी में जोड़िए उसको। यस सर, अगर नहीं दिया तो फिर अलग से लिखेंगे, वैसे ही है ना? बड़ा समझदार। देखो शानी लोधनी कितनी समझदारी है। वो कह रही है अगर बैलेंस शीट में कैश दिया है तो उसमें जोड़ दो, नहीं दिया है तो अलग से लिखेंगे। तो अगर क्वेश्चन के अंदर बोला है लेनदार अलिखित है और लेनदार पहले से दे रखे हैं बैलेंस शीट में, तो उसी में जोड़ देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला है कि अनपेड सैलरीज, जो हमने ऐसे वेतन है जिनका अभी भुगतान नहीं किया गया है, वो अलिखित है, तो जब अनपेड सैलरीज है ना, जो उनका लेखा करोगे तो वो तो बैलेंस शीट में है नहीं पहले से। अनपेड सैलरी पहले से बैलेंस शीट में नहीं है, तो आप क्या करोगे? उसको फिर आप अलग से लिखोगे, अलग से लिखेंगे। तो अगर ऐसी कोई लायबिलिटी है जो बैलेंस शीट में पहले से है तो उसमें जोड़ दो, और बैलेंस शीट में पहले से नहीं है तो उसको आप अलग से लिख दो। ये पॉइंट अभी जो मैंने बताया ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है। अब इसी का उल्टा हो सकता है। क्या उल्टा हो सकता है? संपत्तियों के साथ ऐसा हो सकता है।
संपत्तियों में बैलेंस शीट में स्टॉक दे रखा है 40,000 रुपए का, और नीचे बोला है कि 5,000 का एक स्टॉक का आइटम ऐसा है, एक स्टॉक का एक मद ऐसा है, ये स्टॉक की एक चीज ऐसी है जो 5,000 की वो अलिखित है, अलिखित है। तो नई बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू हम 5,000 से बढ़ा देंगे कि कम कर देंगे? बढ़ा जाएगी। तो जब हम 5,000 से स्टॉक की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो उससे हमारे लिए लाभ है कि हानि है? फिट है, लाभ है। तो फिर वो लाभ है सर। क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड आएगा। पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट साइड, क्योंकि लाभ है, हमारा स्टॉक बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो हम बैलेंस शीट में। जो नया पार्ट, हाँ क्या चीज? तो जब नया पार्टनर आता है, कैपिटल आता है, तो न्यू बैलेंस शीट में हम कैश लिख देते हैं, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में से प्रॉफिट नहीं लिखेंगे। मैं समझा ही नहीं, नया साझेदार तो भी कैश लेकर आ रहा है, उसका रिवैल्यूएशन में जो, अगर मान लीजिए, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ना, अभी आप थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस पॉइंट। एक बार फिर से अपना क्वेश्चन पूछिए, इसका क्वेश्चन आपने लोग सुना क्या क्या कह रही है? Yes. जब नया पार्टनर एडमिट होता है, दिव्या सूर्यवंशी कह रही है कि कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो वो कैपिटल आता है कैश के अंदर, तो वो जो कैश में कैपिटल आया है वो हम वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट की तरह नहीं लिखेंगे क्या? यही क्वेश्चन है तुम्हारा दिव्या? यस। अब आप दिव्या मुझे ये बताइए कि नया साझेदार जो अपनी पूंजी लेकर आया है, 2 लाख रुपए कैपिटल लेकर आया, ये पूंजी वो ले जाएगा कि ये पूंजी फर्म की हो गई? तो फर्म की होगी। नहीं, फर्म पैसा यूज करेगा, लेकिन अगर साझेदार फर्म छोड़कर जाएगा या बाद में रिटायर होगा या कभी फर्म बंद होगी तो वो ये पैसा अपना मांगेगा कि नहीं मांगेगा? सर मांगेगा। मांगेगा ना। तो ये लाभ कैसे हुआ दिव्या सूर्यवंशी, बताओ लाभ कैसे हो गया? लाभ किसको कहते हैं? लाभ जो आपको देना नहीं पड़ता, ये तो देना पड़ेगा ना वापस फर्म को पैसा जब भी जाएगा। दिव्या सूर्यवंशी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। जब आपको पैसा किसी का वापस करना है तो वो लाभ कैसे हो गया? वो लाभ तो है ही नहीं। मैं आपको, आप फर्म हो, मैं आपको पैसे देता हूं, मैंने डोनेशन थोड़ी दिया है आपको कि भाई आप रख लो, तब तो आप लाभ ले लो उसको। मैं कहता हूँ कि नहीं ये पैसा मैं आपसे नहीं लूंगा, आप इसको यूज करो, तब आप उसको कहते हो हमारे लिए लाभ है। लेकिन मैं आपसे दूसरी बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं ये मेरी पूंजी है, ये आपको डोनेशन नहीं दे रहा हूं मैं, ये पूंजी है मेरी। तो पूंजी का मतलब क्या होता है? पूंजी का मतलब तो यही होता है ना, जब साझेदार जाएगा तो ले जाएगा अपनी पूंजी। कोई साझेदार अगर किसी फर्म के अंदर पूंजी की तरह या ऋण की तरह कोई पैसा देता है तो वो फर्म के लिए कुछ चंदा नहीं है, फर्म को उसने दान नहीं दिया है, फर्म के लिए उसने लाभ नहीं दिया है, वो पैसा उसका है, वो जब तक फर्म यूज कर रही है, फिर उसके बाद वो अपना ऋण और अपनी पूंजी जो भी है वो ले जाएगा। जब वो अपना पैसा वापस ले जाएगा तब ऐसे पैसे को हम लाभ नहीं कह सकते। लॉस भी नहीं कह सकते। लॉस भी नहीं कह सकते, ना लाभ है ना प्रॉफिट है ना लॉस है, लॉस थोड़ी है। ए और बी दो पार्टनर, एक सेकंड, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इन लोगों ने फर्म के अंदर पूंजी लगा रखी है, ये फर्म चला रहे हैं। एक तीसरा पार्टनर आता है सी, वो अपना पूंजी लेकर आता है, तो भैया जो सी नई पूंजी अपनी लेकर आया है वो ए और बी को देके जा रहा है क्या पूंजी, ये रखिए आप, हाँ जयराम जी की पैसा यूज कीजिए आप, मैं जा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कर रहा। वो तो कह रहा है मैं साथ में साझेदार हूँ, लाभ में हिस्सा लूंगा और ये पैसा लगा रहा हूँ, ये पूंजी है मेरी। तो वो पैसा जो उसने दिया है वो ए और बी का नहीं हो गया, वो प्रॉफिट नहीं है ए और बी के लिए, वो वापस ले जाएगा। तो आप अगर नया पार्टनर कोई भी पूंजी का पैसा लाता है तो फर्म के लाभ नहीं माना जा सकता, वो फर्म का लाभ है ही नहीं। हाँ जी और बोलिए। सर जब तक वह फर्म के लिए काम करेगा तब तो वह फर्म के लिए रहेगा, जब फर्म के लिए काम करेगा तब क्या सर? जब तक फर्म के लिए रहेगा उसका पैसा उस फर्म के लिए पूंजी के तौर पे काम करेगा, जब फर्म से निकलेगा तो वो उसका हो जाएगा। जब तक वो फर्म में है, पार्टनर है, तब तक उसकी दी ही पूंजी फर्म इस्तेमाल करेगा, क्योंकि भैया वो प्रॉफिट भी तो ले रहा है ना नया साझेदार। यस सर। पूंजी कोई इस्तेमाल कर रहा है तो कोई एहसान थोड़ी है, उसने कोई एहसान थोड़ी किया फर्म में,
फर्म उसको इस्तेमाल करता है पैसे को और उससे लाभ कमाता है और लाभ में हिस्सा लेता है सी को पूंजी देने के बदले में उसको प्रॉफिट मिल रहा है, ऐसी बात थोड़ी है। सी ने फ्री में नहीं दी है पूंजी, उसको प्रॉफिट चाहिए। ना ए ने दी है, ना बी ने दी है, ना सी ने दी है, तीनों ने लाभ के लालच में प्रॉफिट कैपिटल दी है फर्म को, तो फर्म उनको उनकी अपने प्रॉफिट में से हिस्सा देता है। तो उन्होंने ना एहसान किया है, कुछ नहीं, वो फर्म का पैसा है, वो फर्म को दिया गया, फर्म इस्तेमाल करेगा और उसके बाद उसमें लाभ का हिस्सा देगा। आप जैसे ऋण लेते हो तो ऋण पर आप ब्याज देते हो, पूंजी पर आप उनको लाभ में हिस्सा देते हो। ब्याज भी दे सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन पूंजी पर लाभ में हिस्से के लिए दिया। उसने कोई इंटरेस्ट के लिए नहीं दिया पैसा, फर्म को इंटरेस्ट के लिए देना था तो कहीं भी दे देता। वो फर्म के अंदर पैसा क्यों लगा रहा है? लाभ के लिए लगा रहा है। उसको इच्छा है कि फर्म अच्छा लाभ कमाएगी तो उनको फायदा होगा, इसलिए। ठीक, और बताइए, और कोई क्वेश्चन? सर हाँ, जो पूंजी लगा रहे हैं सर साझेदार, वो फर्म के लिए लायबिलिटी होगी? बिल्कुल लायबिलिटी होती है। जो साझेदार फर्म के लिए, फर्म में पूंजी लगा रहे हैं, वो फर्म के लिए लायबिलिटी ही है। अच्छा, लायबिलिटी और पूंजी में क्या फर्क है? कोई बता सकता है पूंजी और लायबिलिटी में क्या फर्क? पूंजी और दायित्व में क्या फर्क? किसी भी व्यवसाय या फर्म, किसी भी व्यापार या व्यवसाय को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जो निवेश की राशि होती है या वस्तुएं, वो पूंजी कहलाती है। और दायित्व क्या होते हैं? सर, हम किसी व्यक्ति से पैसा जो उधार लेते हैं वह हमारा दायित्व कहलाता है। पैसे या कोई वस्तु भी लेते हैं। हाँ बिल्कुल, शिल्पी उपाध्याय, नए साझेदार द्वारा जो पूंजी लगाई गई है, कैपिटल लगाई गई है, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आएगा किसी अलग। सर 11th अकाउंटिंग इक्वेशन का पालन करती है? हाँ बिल्कुल करती है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, वो भी आप समझने की कोशिश करें। ये भी थोड़ा सा 11th वाला पॉइंट है, वो जो पूछा गया मेरे से कि वो पूंजी जो है वो दायित्व लायबिलिटी है, तो उसी हिसाब से बता दो। पहली बात तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो फर्म की लायबिलिटीज होती हैं, फर्म की जो लायबिलिटीज होती है वो दो तरह की लायबिलिटीज होती है। एक कहलाती है आंतरिक, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल को क्या बोलेंगे? बाहरी, बाह्यदायी। बाहरी दायित्व। अब क्या होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी और इंटरनल लायबिलिटी, को मुझे बताएगा क्या होती है? जो फर्म मेरे को सर जो फर्म के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होती है? इंटरनल और क्या होती है? जो फर्म के आंतरिक दायित्व होते हैं। वो तो समझिए, आंतरिक दायित्व लिखा ही है, तो उसका मतलब क्या होता है आंतरिक दायित्व? के अंदर जो लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कौन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग? कर्मचारी? नो सर, पार्टनर्स, हाँ, पार्टनर्स, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर तो बाहरी है। यस सर, क्रेडिटर बाहर, क्योंकि अगर बाहर से कोई वस्तु उधार या खरीद रहे हैं तो अरे देखिए, सुनिए आप, कुछ नहीं बकवास। जो इंटरनल होते हैं वो हमेशा बिजनेस का ओनर होता है, मालिक। जो मालिक पैसा देता है मैनेजमेंट, उसको हम इंटरनल कहते हैं। अभी यहाँ पे हम पार्टनरशिप की फर्म की बात कर रहे हैं, तो जो पार्टनर्स आप लोगों ने कुछ ने कहा, वो पार्टनर्स इंटरनल है। और इनके अलावा हर व्यक्ति बाहरी है, हर व्यक्ति। अगर एक पार्टनर अपने पापा से कहता है कि आप बिजनेस में पैसा लगा दीजिए, थोड़ा सा लोन दे दीजिए, उसने खुद लोन नहीं दिया, बिजनेस को लोन दिलाया है, तो इवन वो फादर जो है उस लड़के के, उसके पिताजी जो है वो भी बाहरी है। सिर्फ जो मालिक है बिजनेस का, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, जो बिजनेस का लाभ हानि ले रहा है, जो बिजनेस में जो बिजनेस के रिस्क ले रहा है, वही इंटरनल है, बाकी सब बाहर के लोग। सर जैसे एम्प्लॉइज रहते तो नहीं, एम्प्लॉइज को ऋण थोड़ी देते हैं, बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं। तो एम्प्लॉइज अगर कैपिटल लगाएंगे तो एम्प्लॉय थोड़ी रहेंगे, वो तो मालिक हो जाएंगे फिर। यस सर, एम्प्लॉय को पैसा थोड़ी देते हैं फर्म को। और एम्प्लॉय ने अगर कोई पैसा दिया है, मान लो कभी कोई ऐसी नौबत आई भी कि एम्प्लॉय ने दिया है, तो एम्प्लॉय ने ऋण के तौर पे दे सकता है। वो एम्प्लॉय कभी भी बिजनेस के अंदर, और एम्प्लॉय अगर जो भी ऋण देगा वो भी एक्सटर्नली कहलाएगा। एम्प्लॉय का पैसा भी एक्सटर्नल है। सिर्फ और सिर्फ ओनर को हम कहते हैं इंटरनल। और यहाँ पर एक चीज और समझनी है आपको, ये जो ओनर होता है, जो उसको मैंने कहा इंटरनल,
तो ओनर के पैसे को हम कैपिटल भी कहते हैं, उसको कैपिटल भी तो कहते हैं जी सर। जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, और जो बाहर वालों का पैसा है उसको सिर्फ लायबिलिटी कहते हैं। लाइबिलिटी। जी सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अकाउंट्स के अंदर लायबिलिटी कभी कभी इस सेंस में यूज होता है जिसके अंदर कैपिटल इंक्लूडेड है और एक्सटर्नल, और कभी कभी लायबिलिटी सिर्फ बाहर वालों के लिए इंक्लूड होता है। आपने अभी जैसे उसने विशाल ने किसी ने कहा अकाउंटिंग क्वेश्चन का एग्जांपल दिया, अकाउंटिंग क्वेश्चन है A इज इक्वल टू L प्लस C, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यस सर। असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी यहाँ प्लस यहाँ दायित्व। पर जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी सिर्फ बाहर वालों से मतलब, इससे मतलब है। और अगर मैं ऐसी इक्वेशन लिख देता हूँ A इज इक्वल टू L, इसका मतलब ये L जो है लायबिलिटी, वो ये वाली लायबिलिटी, लायबिलिटी जो है वो ये वाली लायबिलिटी ऊपर वाली, इसके अंदर कैपिटल भी इंक्लूडेड है, इसका मतलब ये हो। लेकिन हम ये वाली सिचुएशन बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन यूज तो करते हैं, ऐसा नहीं यूज नहीं करते, यूज तो करते हैं। तो हमारे पास ज्यादातर हम ये वाली सिचुएशन यूज करते हैं। अब मेरा आपसे क्वेश्चन जो था, मैंने जो पूछा था आपसे, वो ये पूछा था कि हम ये लायबिलिटी को एक ही क्यों नहीं रहने देते। अगर जो पार्टनर, जो ओनर ने, बिजनेस ने, ओनर जो है मालिक है, उसने भी जो पैसा लगाया, कैपिटल लगाई, वो भी हमारी आंतरिक लायबिलिटी है। बाहर वालों ने लगाया वो हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी है। तो ये आंतरिक और एक्सटर्नल क्यों, हम सभी को दोनों को लायबिलिटी क्यों नहीं कह सकते। ये लायबिलिटी जो है ओनर की दी हुई पैसा जो है, ये जो ओनर ने पैसा दिया है और ये जो ओनर ने दिया पैसा, ये जो ओनर ने पैसा दिया, ये जो ओनर ने पैसा दिया और ये जो एक्सटर्नल ने पैसा दिया बाहर वालों, तो इसका मतलब ये दोनों को जब हमने अलग अलग किया तो इन दोनों में कोई ना कोई तो डिफरेंस होगा। वो डिफरेंस क्या है, ये मेरा क्वेश्चन। इन दोनों में ऐसा फर्क क्या है कि अलग अलग कर दिए अपन ने। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि ये इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी में फर्क क्या होता है। इंटरनल लायबिलिटी सर जैसे एक्सटर्नल लायबिलिटी में हम लोन लेते हैं या फिर बैंक किसी से भी लेते हैं माल खरीदने के लिए, और इसमें इंटरनल में जो मतलब ऑनर रहते हैं वो खुद कैपिटल लगाते हैं अपनी। ठीक है, और बोलिए, और कुछ कह रहा था कोई। सर इंटरनल लायबिलिटीज में ये जो है, ये सर जब तक ओनर रहेगा तब तक के लिए रहता है सर, जब तक नहीं ले सकता। लेकिन जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है इसको तो देना जरूरी होता है सर, फर्म को समाप्त होने से पहले। ठीक है, ठीक है, और बताइए। सर जो एक्सटर्नल लायबिलिटी रहती है वो ओनर को अपने अनलिमिटेड लायबिलिटी उसको अपना चुकाना ही पड़ता है। देखिए इसके अंदर एक दो पॉइंट जो आप लोगों ने बताए वो भी ठीक है। इंटरनल लायबिलिटी के अंदर जो लगाता है उसके बदले में फर्म उसको प्रॉफिट देती है, और जो एक्सटर्नल लायबिलिटी लगाता है उसके बदले में फर्म उसको इंटरेस्ट देती है। एक तो पहला फर्क तो ये। यस सर। भाई किसी ने पैसा क्यों दिया, बाहर वाले ने क्यों दिया, उसको इंटरेस्ट चाहिए। ओनर ने पैसा क्यों लगाया, उसको लाभ में हिस्सा चाहिए, लाभ चाहिए उसको, तो ओनर ने ये लगाया। एक तो पहला फर्क तो ये। मैं यहाँ ऊपर लिखते जाता हूँ जिससे कि वो आपको क्लियर हो जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम प्रॉफिट देते हैं और यहाँ पे हम इंटरेस्ट लेते हैं। और जैसा एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इन दोनों को अलग रखने का, वो ये है कि जब तक फर्म चलेगी, जब तक ये बिजनेस चलेगा, तब तक कैपिटल का पूरा पैसा नहीं दिया जाता। यस सर। ओनर बिजनेस से थोड़ा पैसा तो निकाल सकता है, पूरा नहीं निकाल सकता। पूरा ही निकालेगा तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा। तो हम नेवर पेड इन फुल। आंतरिक लायबिलिटीज, जो आंतरिक दायित्व हैं, वो कभी भी पूरी तरह से नहीं वापस किए जाते, कभी भी नहीं किए जाते। आपने बिजनेस में कैपिटल लगाई है तो आप मान के चलिए वो पैसा आपका वहां पे बिजनेस में फंसा हुआ है, और जब तक बिजनेस है तब तक आपकी कैपिटल उसमें लगी रहेगी। लेकिन ये जो बाहरी वाले हैं, ये तो कभी भी पेमेंट किया जा सकता है। इनको हम कभी भी पेमेंट कर सकते हैं। वो कभी भी 15 दिन के लिए पैसा दे सकते हैं, 4 महीने के लिए दे सकते हैं, 10 महीने के लिए दे सकते हैं, कितने टाइम के लिए भी दे सकते हैं। तो ये पैसा हम कभी भी चुका सकते हैं। तो बाहरी दायित्व तो कभी भी चुकाए जा सकते हैं, आंतरिक दायित्व जब तक बिजनेस है तब तक नहीं चुकाए जाते। मैं समझता हूँ ये थोड़ा बहुत जो पॉइंट अभी मैंने बताने की कोशिश की है, या आपको कुछ थोड़ा सा कुछ भी समझ में आया हो। यस सर। यस सर। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ अपने क्वेश्चन पे जो मुझे बताना था।
ये आशु एंड राहुल एक फर्म में साझेदार हैं। अब ये क्वेश्चन करने में थोड़ा सा आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो मुझे कुछ ऐसा रास्ता निकालना होगा कि एक्चुअली वो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे सामने आप लोग कर लें, लेकिन अपने को बहुत ज़्यादा टाइम तक मैं आपका स्क्रीन मोबाइल के टाइम पर आप डाटा लगा के बैठे हुए हैं और आप स्क्रीन को देख रहे हैं। स्क्रीन को तो देखना ही पड़ेगा, लेकिन एक बार आपको मैं PDF दे दूंगा तो आप डाउनलोड करके उसको सेव करके देख सकते हो, आपको डाटा वाटा नहीं लगा के। एक वो भी तरीका हो सकता है, इसलिए मैं वही देख रहा हूँ कि क्या आपके लिए नहीं, आपसे तो नहीं पूछूंगा मैं, ठीक है, जो मुझे ठीक लगेगा वो करूंगा। ठीक है, तो ये जनरल रिजर्व हमको दे रखा है। यहाँ पे बैलेंस शीट आप देख रहे हैं, क्वेश्चन की बैलेंस शीट क्या कहती है, स्टॉक क्या कहते हैं, और ये हमारे पास इसके अंदर दिया हुआ है फर्म के अंदर कि हमारे पास लैंड बिल्डिंग है और सारी चीजें ये हमें दे रखा है। अब आप बैलेंस शीट एक तो देख लीजिए और इसके अंदर में एडजस्टमेंट देख लीजिए, और आपको कोई चीज पूछनी है तो आप पहले पूछ लीजिए। यस आप बैलेंस शीट देखिए सर, नीचे के क्वेश्चन दिखाइए ना। मैं दिखा यस सर, एक बार आप बैलेंस शीट देख लीजिए। एक्चुअली 2 पेज में जा रहा है ये क्वेश्चन, तो मुझे एक ही पेज में करना है इसको। मैं नहीं चाहता हूँ कि 2 पेज में जाए, इसकी जरूरत नहीं है 2 पेज के इसको बनाने की, है ना। मैं इसको एक ही पेज में दिखाना चाहता हूँ, तो एक बार आप बैलेंस शीट देख लीजिए अच्छे से। मैंने शॉर्ट में लिख दिया भाई, क्या मैं बाद में सेटिंग वेटिंग कर दूंगा, अभी आप ही देखिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि क्वेश्चन 2 पेज में जाए, ठीक है। तो ये आप देखिए, 1 मिनट में आपके सामने इसको ला रहा हूँ। सर एसेट साइड का टोटल सर 8,65,000 आता है। ऐसे साइड का टोटल कितना आ रहा है? 8,65,000। अरे वही मुझे लग रहा था, 8,65,000 आ रहा है ना, तो ये हो गया, लीजिए आपका 8,45,000, ठीक है। अब हो गया 65,000 मुझे वो करते सर 65,000। अब नहीं लगेगा 65, अब ठीक कर। यस, सब सही है। ये रहा, अब एक पेज में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो अब मैं इसको एक बार व्यू कर रहा हूँ पूरा आपको स्क्रीन पर दिखाने के लिए। नहीं, ये वैसे भी पूरा नहीं आएगा। चलिए ठीक है, आपने बैलेंस शीट तो देख ली ना, बैलेंस शीट में तो कुछ पूछने की नहीं। यस सर। यस सर। ठीक है, अब आपके नीचे का एडजस्टमेंट देख लीजिए। इसमें सर बट देखने तो पड़ेंगे ना, कौन कितने से कम और ज्यादा हुए। आप एक बार पढ़ लीजिए, कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो बताइए। सर आ जाएगा, Yes, थोड़ा सा sir. नीचे कीजिए सर। थोड़ा सा बड़ा कर दूं? नहीं सर, आ जाएगा, उसी में थोड़ा सा नीचे, छोटा थोड़ा कर सा नीचे कर दीजिए। दीजिए सर आप छोटा कर लीजिए, हम लोग जूम कर सकते हैं। सर, थोड़ा सा और। कर दीजिए। यस सर, इतना है ही। यस सर, सही है। इतना है बस, आपको पुराना रेशियो ऊपर देखना पड़ेगा, बाकी इतने से ही काम चल रहा है। एक बार देख लिया 2:1 है। और इसको भी ऊपर थोड़ा सा कर सकते हैं। ये नीचे तो सब ठीक है भाई, ये चलो ऐसा ना। बैलेंस शीट के अंदर कोई चीज पूछनी है या क्वेश्चन के अंदर कोई चीज पूछनी है आपको तो मुझसे पूछ लीजिए सर। हाँ सर, इसमें स्टॉक 95,000 से मूल्यांकित मतलब बढ़ा हुआ है। हाँ, बैलेंस शीट में, बढ़ा है। पुरानी बैलेंस शीट में कितना दे रखा है स्टॉक? 80,000। 80 है, बस इसका ही मतलब होगा ना। 80,000 दिया हुआ है। और नई वैल्यू क्या आ गई? नई वैल्यू ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। नई वैल्यू ज्यादा है तो बढ़ा हुआ है। नंबर का सर थोड़ा सा है। हाँ, क्या कह रहे हो? नंबर मैं समझ नहीं पा रहा। क्रेडिटर्स, वही यही तो मुझे नहीं सर, प्रोविजन वाला अभी नहीं प्रोविजन वाला नहीं। अच्छा, प्रोविजन वाला भी बता। सर इसे क्रेडिटर्स में से लेस करेंगे। तो समझाया मैंने आपको, क्रेडिटर्स अलिखित हैं। सर ये तो आ रहा है।
नंबर तो सर 4 नंबर में डेटर्स लेस करेंगे। सर जो नंबर है वो समझ नहीं आ रहा। सर उसे डेटर्स लेस 5% करेंगे। बनाना 5% का प्रोविजन 5%। बनाना है, प्रावधान बनाना है 5% का। यस सर बन जाएगा सर। तो ये यस सर हमारे बन लिए जाएगा। 5% का प्रोविजन जब बनाते हैं तो हम किसके 1 ऊपर लाख बनाते हैं प्रोविजन? डेटर्स सर में से लेस कर 1 डेटर्स लाख कितने का रुपए के हैं? 5% डेटर्स निकालेंगे कितने सर। रुपए के हैं? 1 लाख का 5% निकालेंगे, फिर उसको माइनस कर देंगे। 2 लाख है सर। 2 लाख का 2 5% लाख 2 होता है लाख 10,000 का रुपए। 5% निकाला जाए 2,30,000 तो सही है, सॉरी सर 10,000। है ना? 2 सर लाख 10,000 माइनस 1 करेंगे लाख 2 लाख में 1 से। लाख तो 2 1 लाख लाख का 90,000। 2 लाख का 5% होता है प्रोविजन 10,000। तो 10,000 का जब हम यस सर। प्रोविजन यस बनाएंगे, सर। 2 10,000 लाख में से 10,000 माइनस। 2 लाख का जब हम प्रोविजन बनाएंगे 5% से, तो ये फर्म के लिए लॉस है कि प्रॉफिट है? सर लॉस है। लॉस है सर। सर लॉस है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आएगा प्रोविजन, जी सर। यस सर। और यहाँ बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस करके दिखा देंगे। यस सर 1,90,000। तो डेटर्स हमारे 1 लाख बन जाएगा सर, ये बना। हो जाएगा। यस सर बन जाएगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन, बड़ा जी सिंपल सर। यस सर। सर है ना। इसके अंदर चाहूंगा अभी, जैसे मैंने इसके अंदर सिर्फ लेनदारों का अभी लेखन नहीं हुआ है, ये दिया हुआ है। कल मैं संडे को इसमें के कुछ और क्वेश्चंस बना के आपको भेजूंगा, तो आप कीजिएगा। तो कम से कम हमारा 2 चीज हो जाएगी पुनर्गठन में। 2 चीज क्या क्या हो जाएगी? ओके सर। एक तो समायोजन, उसकी क्या कहते हैं, संचयों का लेकर आपको समझ आ दिया, संचयों वाला काम हो गया, और पुनर्मूल्यांकन का हो गया, रिवैल्यूएशन का हो गया। अब तीसरी चीज जो बच रही है पुनर्गठन में, वो ख्याति, गुडविल की कुछ एंट्रीज करते हैं। बस वो हो जाने के बाद में तो हम पुनर्गठन जो है वो फटाफट जल्दी होगा, तो फिर उसमें टाइम नहीं लगेगा। पूरा पुनर्गठन मतलब एडमिशन और चेंज इन प्रॉफिट और रिटायरमेंट, ये सब चीजें खटाक से होंगी, जल्दी होंगी। ये बस 2-3 चीज अपने इसके लिए बहुत अच्छे से समझा के मैंने आपको करवाया है, ठीक है? सर इसके थ्योरी की सर शीट भी भेज दीजिएगा, ताकि हम लोग को रिमेम्बर भी कर सकें। यस सर कल संडे है तो कर सकते हैं हम लोग। नहीं, कल तो वो सुबह तो शाम हम तक आएगा, बाकी देखते हैं कल संडे को सर। और अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को सेंड कर दीजिएगा। इसके अंदर कोई चीज आपको पूछनी हो तो पूछ ले मेरे से। सर इस क्वेश्चन को सेंड कर दीजिएगा ग्रुप पे। मैं अभी भेज दूंगा। यस। और कोई क्वेश्चन? सर तो क्वेश्चन आपने जितने भी क्वेश्चन सेंड किए उसको एक वर्कशीट में मर्ज कर दीजिएगा। वो तो मैं हम लोग क्वेश्चन नहीं, वो तो मैं करूंगा उसको, और उसको एज इट इज करूंगा या चेंज करके करूंगा, वो मैं देखता हूँ। ठीक है, और कोई चीज पूछना चाह रहे हैं? नो सर होगी। ठीक है, तो मैं सर क्वेश्चन भेज सब रहा हूँ, कुछ आप इसको क्लियर ही करिएगा। समझ। ठीक है, यस सर। ठीक है। सर प्राप्ति और सर त्याग भुगतान क्या कहलाता है? क्या चीज? सर प्राप्ति अनुपात और त्याग वो अनुपात। अभी कराना है, वो अभी कराऊंगा। अनुपात अभी कराऊंगा। अनुपात का जो गणित होता है वो ख्याति के मूल्यांकन के लिए लगता है अपने को मिल। यस सर, इसके बाद आएगा। नहीं, इसके बाद मैं देखता हूँ, अभी प्लानिंग करूंगा कि मैं ख्याति का बनाऊं पहले कि अनुपात का कैलकुलेशन सिखाऊं, क्योंकि ख्याति के लिए आपको अनुपात लगते हैं। तो वो मैं देखता हूँ मैं कैसे पढ़ाऊंगा, वो उस बारे में मुझे सोचना है कि मैं कैसे पढ़ाऊं उसको। पहले क्या चीज पढ़ाऊं वो मैं सोचूंगा। ठीक है सर, एक सीरीज में पढ़ाइए। क्या कह रहे हो? सर एक सीरीज में मतलब कि कौन से टॉपिक के बाद कौन सा आना चाहिए। हाँ, नहीं कि ये टॉपिक आया फिर उसके बाद दूसरा वो टॉपिक सब देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं एंड करता हूँ। थैंक यू सर। ओके।